नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी लोग एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हिंदी का जो पार्ट है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हिंदी का ये पहला क्लास है और इस क्लास में आपको आज हिंदी की वर्णमाला और लिपियों के विषय में जानकारी दी जाएगी और यहाँ से प्रश्न कम से कम 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का ये पहला क्लास है, तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है लिपि लेखन, ध्यान से समझते रहिएगा और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि हिंदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है एसएससी की जीडी के पेपर में। 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आपको पता होगा 25 रीजनिंग, 25 हिंदी, 25 जीके और 25 मैथ। और जिसका हिंदी और रीजनिंग सही होता है लगभग सिलेक्शन उसको मिल जाता है। तो चलते हैं हिंदी में। सबसे पहले लिप की बात करते हैं। तो जैसा कि लिप के विषय में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारा समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही बातें हमें समझने हैं। तो लिप क्या होता है कि ध्वनि चिन्हों को लिप कहते हैं। अर्थात कोई भी भाषा होगी, जो भी भाषा बोली जाती है, वो चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, जितनी भी भाषा है, सबका जो लिखने का एक ढंग होता है, जो लिखने का एक तरीका होता है, जो चिन्ह होते हैं लिखने के, उसी को लिप कहते हैं। ठीक, जैसे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, जैसे पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी लिपि है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। तो हिंदी की वैसे लिपि है देवनागरी लिपि। अब बात आई कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि देवनागरी लिपि किससे उत्पन्न हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कुछ और बातों को ध्यान देते हैं। वो बात है वर्ड, अक्षर। ठीक है, अक्षर क्या है। तो हिंदी में भैया जो है वर्ड है, वर्णमाला जो है वो टोटल 52 वर्ड है। कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड है। इस जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी बातों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी बातों को ही ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठते हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या बात याद करना है, आपको बात करना है, याद करना है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। और यहाँ देखिए हिंदी की लिपि का नाम भी दिया गया है देवनागरी लिपि। ठीक है, वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड टोटल होते हैं। अगर पूछा गया कि भैया बताइए हिंदी में कितने वर्ड है टोटल, हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्डों की संख्या होती है। राइट, चलिए अगला देखते हैं। वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है वर्ड का दूसरा नाम अक्षर है। तो हिंदी में कितने अक्षर? टोटल 52 अक्षर है। आगे देखते हैं, आगे है कि जो 52 वर्ड हैं वो किस प्रकार के हैं। तो देखिए स्वर, व्यंजन, ठीक है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4, कुल टोटल हो गई 11 संख्या। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब देखिए यहाँ व्यंजन भी दिया गया है, तो व्यंजन को बताना नहीं है। आप यहाँ पर व्यंजन दिया गया है, तो व्यंजनों का एक 5 वर्ग बनाया गया है। ये देखिए 5 वर्ग, हम इसको अलग कर देते हैं। ये 5 वर्ग, इसको कहते हैं का वर्ग, इसको कहते हैं चा वर्ग, इसको कहते हैं टा वर्ग, इसको कहते हैं ता वर्ग और इसको कहते हैं पा वर्ग। ठीक है, जितने भी वर्गों में व्यंजन आते हैं सभी का नाम है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो इन पाँचों में, पाँचों वर्गों में जितने भी व्यंजन हैं सभी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए यार अलावा की बात अगर करते हैं, यार अलावा, तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यार अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन भी लिखा गया है। संयुक्त व्यंजन छ, त्रिक, ज्ञ और स्रा। ठीक, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। और सा, षष्ठी सा और सा और हा, ये जो है आपके ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अनुसार या चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, अनुस्वर या चंद्र बिंदु। तो जब एक बिंदी होगा तो ये अनुसार कहलाएगा और जब चांद लगा के बिंदी रखा गया है तो इसको अनुनासिका कहते हैं। ठीक, और विसर्ग आप जान ही रहे हैं, विसर्ग का निशान इस तरह से होता है। 2 व्यंजन और होते हैं, इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ड और ढ, ड और ढ,
ये आपके दो व्यंजन हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, ड और ढ। ठीक है, यहाँ नीचे आपकी बिंदी रहेगा। ठीक है, तो इसको ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक युक्ति भी लिखा गया है, क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पंक्ति लिखी गई है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोई सूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की पंक्तियाँ हैं। ठीक, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल, किसकी पंक्तियाँ हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। आगे हम कुछ वर्ण भेद के विषय में जानते हैं। तो वर्ण देखिए, वर्ण में स्वर और व्यंजन के विषय में यहाँ पर दिया गया है। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वर में क्या है, स्वर के तीन भेद होते हैं, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, जैसे आ आपका एक मात्रिक स्वर है, लेकिन बड़ा आ आपका द्विमात्रिक स्वर है। अगर ओम की बात करें, ओम आपका त्रिमात्रिक स्वर है। राइट, चलिए, तो तीन प्रकार के स्वर होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, जिसको कहते हैं लघु स्वर, दीर्घ स्वर और पलट स्वर। राइट, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और पलट स्वर। अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन में देखिए बांटा गया है जो व्यंजनों का भेद, वो तीन प्रकार से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अभी हमने पिछले वाले PDF में बताया था। देखिए यहाँ बताया था ना कि आपको अंतस्थ व्यंजन क्या है, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा आपके ऊष्म व्यंजन है, छत्र, ज्ञा और स्रा आपके संयुक्त व्यंजन है। तो आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण जो करते हैं। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, यहाँ से प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। तो हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण यहाँ देखिए किस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण 6 से 7 प्रकार से किया गया है। स्वर का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्वर का वर्गीकरण जो किया गया है, तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया जाता है। विवृत स्वर, विवृत मतलब होता खुला हुआ, तो जो बड़ा है वो विवृत स्वर है। ए और औ आपके अर्ध विवृत है। ठीक है, अर्ध समृत ए और ओ, और समृत ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। राइट, इसको आप लिख लीजिएगा, एक दो बार जरूर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं। और यहाँ से उठने का मतलब हो गया, अगर आप इस पार्ट को नहीं पढ़े रहेंगे तो आपकी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो विवृत स्वर बड़ा, अर्ध विपरीत स्वर ए और ओ, अर्ध समृत स्वर ए ओ, और समृत स्वर ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। राइट, अच्छा, जीवा की उत्थापित भाग के आधार पर। राइट, तो अग्र स्वर होते हैं, पश्च स्वर होते हैं और केंद्रीय स्वर होते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से, ई, बड़ी, ए और ए आपके अग्र स्वर कहलाएंगे। केंद्रीय, जिसको मध्य स्वर कहते हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है। केंद्रीय या मध्य स्वर आ कहलाता है, छोटा आ जो होता है वो केंद्रीय या मध्य स्वर कहलाता है। और पश्च स्वर में बड़ा, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। चलिए, अगला ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें देखिए सहज या अर्तुल, अवर्तुल ई, बड़ी ई, ए और वर्तुल में ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, और अर्धवर्तुल में बड़ा। ये यहाँ से कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पर ही देखते हैं। तो शिथिल स्वर कहलाते हैं आ, ई, ऊ, ये आपके शिथिल स्वर होते हैं। और कठोर स्वर कहलाते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये आपके कठोर स्वर कहलाते हैं। ठीक, मात्रा के आधार पर हार्श स्वर, मतलब जिसको लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, आ, ई, ऊ, ए, ओ। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़े, बड़ा ऊ, ए और ओ। अब आते हैं स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है, उसको देख लेते हैं। स्थान के आधार पर, तो भैया स्थान का मतलब हो गया कि जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कंठ स्वर में छोटा आ और आह आपका कंठ स्वर है। तालु स्वर ई है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप ध्यान से इस टॉपिक को यहाँ से प्रश्न जरूर देखिए और ध्यान से समझिए। कंठ जो होते हैं, कंठ में आ और आह आपके कंठ स्वर है। तालु में ई, तालु स्वर जो है ई है। और मूर्धन्य स्वर आपका री है। ओष्ठ स्वर आपका ऊ, बड़ा ऊ है। और अनुनासिक स्वर आ है। कंठोष्ठ जो है, कंठ और ओष्ठ से दोनों से उच्चारण होता है, ओ और औ है। और कंठ ताल ए और ए है। ठीक, तो ये आपका स्वर का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो व्यंजनों का वर्गीकरण होगा। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण आप जान गए कि स्वरों के वर्गीकरण क्या है।
कंठ स्वर कौन से हैं, मूर्धन स्वर कौन से हैं, अनुनासिक स्वर कौन से हैं, ठीक है, तालु स्वर कौन से हैं, ओष्ठ स्वर कौन से हैं, ये आपके स्वरों का वर्गीकरण हम लोग समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्वरों का वर्गीकरण देखा। अब अगली क्लास में हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले क्लास सेकंड में हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे और इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा हिंदी तैयार कराया जाएगा। एक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहाँ से प्रश्न उठते हैं, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे तैयार कराए जाएंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।